प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट क्लास अपने स्टार्ट करते हैं। आ जाओ। सबसे पहला टॉपिक है अपना नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, किसका? ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का नेचर या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है यूनिवर्सैलिटी। यूनिवर्सैलिटी मतलब हाँ, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इसको सारी ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस तो पूरा दुनिया में ही है ना। तो ये जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है हर ऑर्गेनाइजेशन वाला लोग क्या करता है, उसको फॉलो करता है। ठीक है, अपने अपने हिसाब से वो लोग फॉलो करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ हैविंग यूनिवर्सल वैलिडिटी। ये जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, मैनेजमेंट का जो अपना रूल्स है, रेगुलेशंस है, ये ट्रू चीजों के ऊपर बेस्ड है ना। ये तो नहीं कि कोई फॉल्स चीज के ऊपर बेस्ड बनाया हुआ है, नहीं है ना। तो और ये जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इसका क्या है, यूनिवर्सल वैलिडिटी है। हर जगह क्या है, इसको अप्लाई किया जा सकता है, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में इसको अप्लाई किया जा सकता है। These principles can be applied in different types of organizations। तो अपने देखे ये प्रिंसिपल्स को अपने क्या कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस में इसको यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल बिजनेस, हॉस्पिटल, आर्मी, यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। तो अलग अलग तरीके का ऑर्गेनाइजेशन है, हर जगह को क्या करना पड़ता है, हर जगह में मैनेजमेंट होता है। तो मैनेजर्स लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं और फिर अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। द बेसिक टास्क ऑफ एवरी मैनेजर इज द सेम। हर मैनेजर का रोल क्या है, सेम होता है। क्या है, दैट इज to get the desired results through effective coordination of human and physical resources। human resources मतलब क्या था सम्राट, एम्प्लॉइज लोग, और फिजिकल रिसोर्सेज मतलब मशीनरीज हो गया, पैसा हो गया, राइट, ये सब चीज हो गया। तो मैनेजर क्या करता है, ये सारे रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करता है और अपना काम निकलवाता है ना, ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल्स है उसको अचीव करता है। Therefore, principles of management may be used by managers। आज ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है, ये कौन यूज करेगा, अपने लोग की मैनेजर्स लोग। मैनेजर्स लोग इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग मैनेजर्स लोग हैं। वो लोग क्या करता है, ये मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स को यूज करता है और अपना काम बनवाता है। तो अपना सबसे पहला पॉइंट है यूनिवर्सैलिटी। चलो ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है अपना डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। तो डायनामिक बोलो चाहे फ्लेक्सिबल बोलो, बात एक ही है, इसलिए लिखा हुआ है डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर नॉट रिजिड बट फ्लेक्सिबल एंड डायनामिक इन नेचर। अच्छा, फ्लेक्सिबल बोलो डायनामिक बोलो, बात एक ही है। बोल रहे जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ना, ये फिक्स्ड चीज नहीं है, दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स। ठीक है ना, हर मैनेजर लोग क्या करता है, प्रिंसिपल्स को यूज करता है अपने अपने हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से यूज करता है। ये नहीं कि उसमें जो लिखा हुआ है वो होना ही है, ऐसा चीज नहीं है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, साइंस का जो प्रिंसिपल्स है वो फिक्स्ड है ना, वो अगर करेंगे तो उसका जो रिजल्ट बोला है वो अपने को भी वही रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ये फिक्स नहीं है। क्यों? बिकॉज मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बींग्स, और हर ह्यूमन बींग्स का बिहेवियर अलग होता है, और ह्यूमन का बिहेवियर को अपने साइंटिफिकली लैब में जाके टेस्ट नहीं करवा सकते, राइट। तो इसीलिए बोला है जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ये फिक्स चीज नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है, राइट। These principles can be modified, modified मतलब changed, altered। These principles can be modified to suit different situations and all kinds of changes in the business environment। तो मैनेजर्स लोग क्या करता है, प्रिंसिपल्स को अपने अपने हिसाब से यूज करता है। प्रिंसिपल्स को ये नहीं कि इन लोग अपना जो लिखा हुआ वही करेगा, इन लोग थोड़ा बहुत अपने हिसाब से प्रिंसिपल्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, थोड़ा उसको बदला के इन लोग काम में ले लेता है वो सारे प्रिंसिपल्स को, इसलिए लिखा है डायनेमिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। तो वो प्रिंसिपल्स को हम लोग थोड़ा सा मोल्ड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। थर्ड, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। तो हम तुम लोग को बोले हैं ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है, दीज आर व्हाट, दीज आर जनरल स्टेटमेंट्स। और मैनेजर्स लोग ये प्रिंसिपल्स को क्यों यूज करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है बेसिकली ना, वो ह्यूमंस को सिखा रहा है, ह्यूमंस को गाइड कर रहा है कि भाई आपको इस हिसाब से काम करना चाहिए, आप गलत तरीके से काम कर रहे हो, है ना, उनको सुपरवाइज कर रहा है। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। देखो क्या लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज अ सोशल साइंस एंड इट डील्स विथ ह्यूमन बिहेवियर। तो मैनेजमेंट सोशल साइंस क्यों है, बिकॉज ये किसके किसके डील कर रहा है, मैंने किससे डील कर रहा है, ह्यूमन के बिहेवियर से डील कर रहा है मैनेजर्स लोग। ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स। क्या इतने सारे ह्यूमंस है, सबका बिहेवियर एक है क्या, नहीं, है ना।
हर आदमी क्या है, अलग अलग, सबका अपना अपना नेचर है, सबका अलग अलग पर्सनालिटी है. ह्यूमन बिहेवियर इज कॉम्प्लेक्स एंड कैन नॉट बी टेस्टेड अंडर कंट्रोल्ड लैबोरेटरी कंडीशंस, है ना. लैब में जाके हम लोग अपना बिहेवियर को टेस्ट नहीं करवा सकते. Therefore, principles of management are not as exact as the principles of physical sciences, that is physics, chemistry, etc. तो वही बोल रहा है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो एग्जैक्ट नहीं है, साइंस के प्रिंसिपल्स के जैसा नहीं है मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स. दीज प्रिंसिपल्स आर जनरल स्टेटमेंट. तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है क्या है, बस एक गाइडलाइन है, जनरल स्टेटमेंट है. मैनेजर्स को बता दिया गया, मैनेजर क्या करता है उसको अपने अपने हिसाब से चेंज करके यूज करता है. Management principles are directed towards influencing human behavior for getting the best possible result. हर एक मैनेजर क्या चाहता है कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से काम हो, जल्दी से जल्दी उन लोग का गोल्स अचीव हो जाए. तो इसलिए इन लोग क्या करता है, उस मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को यूज करता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है ना. डांटने की जगह डांटता है, अप्रिसिएशन की जगह अप्रिशिएट करता है. तो अपने हिसाब से क्या है, अपने प्रिंसिपल्स को इन लोग यूज करता है और अपना काम निकलवाता है ताकि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी अचीव हो जाए. तो अपना 3 कैरेक्टरिस्टिक्स नेचर हो चुका है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का. पहला क्या था, यूनिवर्सैलिटी, मतलब मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है हर जगह एप्लीकेबल है, सारे ऑर्गेनाइजेशन में जितने तरीके के मैनेजर्स है सब इसको यूज करते हैं. दूसरा क्या है, डायनामिज्म या फिर फ्लेक्सिबिलिटी. डायनामिज्म मतलब फ्लेक्सिबिलिटी है ना, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल फिक्स्ड नहीं है, ये क्या है, डायनामिक है, इसको अपने चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से. दोनों लिखा हुआ, डायनामिक मतलब ही फ्लेक्सिबिलिटी. डायनामिज्म लिखने से भी चलेगा, बट यहाँ पे दोनों चीज लिखा हुआ है, दोनों लिख देना. क्योंकि तुम देखो ये कोई दोनों वर्ड्स अलग नहीं है ना, जो तुमको एक याद रहेगा एक याद नहीं रहेगा. तुमको डायनामिज्म मतलब ही तुमको पता रहेगा कि फ्लेक्सिबिलिटी, तो दोनों ही लिख देना, क्या चाहेगा. हार्डली 10 सेकेंड लगेगा, 10 सेकेंड भी नहीं लगेगा. फिर थर्ड क्या था, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर. तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, राइट. चलो उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, कॉज एंड अफेक्ट रिलेशनशिप. हम तुम लोगों को बताए थे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है ना. मैनेजमेंट जैसे साइंस क्या करता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करता है, वैसे मैनेजमेंट का भी जो प्रिंसिपल्स है वो भी क्या करता है, रिलेशनशिप क्रिएट करता है. किसके बीच में, कॉज और इफेक्ट के बीच में, राइट. अच्छा, जैसे कि मान लो हम तुम लोग को लास्ट टाइम बताए भी थे मेरे हिसाब से, हम लोग वर्कर्स को क्या दे रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं. तो इसके कारण क्या हो रहा है, वो लोग इफेक्टिव तरीके से काम कर पा रहे हैं. तो इफेक्टिव क्या हो गया, इफेक्ट है ना, वो लोग अच्छे से काम कर पा रहे हैं, उसका नतीजा हो गया, इफेक्ट हो गया. लेकिन इस वो लोग इफेक्टिव तरीके से काम क्यों कर पा रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है, कॉज क्या करे कि अपने उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, राइट. तो यही हो गया कॉज और इफेक्ट रिलेशन. यहाँ पे कितना वेरिएबल, 2 वेरिएबल हो गया, राइट. तो वेरिएबल्स क्रिएट करता है ये. देखो principles of management indicate cause and effect relationship between 2 or more variable. जैसे यहाँ पे 2 वेरिएबल क्या हो गया अपना, एक हो गया इफेक्टिव और एक हो गया इंसेंटिव. तो ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ये क्या करता है, दिस इंडिकेट्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल. दीज प्रिंसिपल्स, अच्छा मैनेजमेंट का जो अपना प्रिंसिपल्स है इससे क्या होता है, मैनेजर्स लोग उसको क्यों यूज करते हैं. दीज प्रिंसिपल्स आर यूज्ड टू सॉल्व different managerial problems with the help of observations, analysis and experience. जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल, जैसे हम तुम लोग को बोले थे साइंस का जो एक प्रिंसिपल है लॉ ऑफ ग्रेविटी, उसको क्या वो लॉ जो है, वो जो प्रिंसिपल है वो क्या एक ही बार में बन गया, कि उसको काफी बार एनालाइज किया गया है, एक्सपीरियंस किया गया है, ऑब्जर्व किया गया, तब जाके वो प्रिंसिपल बना है. वैसे मैनेजमेंट का जो भी प्रिंसिपल्स है उसको भी क्या है, बहुत बार ऑब्जर्व किया गया तब जाके वो प्रिंसिपल बना है. अलग अलग मैनेजर्स लोग उसको देखा है, ऑब्जर्व किया है, फील किया, एक्सपीरियंस किया, तब जाके वो कुछ प्रिंसिपल्स बना है. तो यहाँ पे वही बोल रहा है, ये प्रिंसिपल्स जो इस तरीके से बना है इसको क्यों यूज किया जाता है, मैनेजर्स लोग इसको यूज करता है अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. जहां पे मैनेजर्स को प्रॉब्लम होता है वो लोग क्या करता है, वो प्रिंसिपल्स को अप्लाई करता है और फिर अपना प्रॉब्लम को सॉल्व. ठीक है, अगर प्रॉब्लम ही नहीं होगा तो हम लोग कोई चीज को क्यों यूज करेंगे, राइट. तो वही चीज है. कंटिंजेंट मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय कंटिंजेंट, डिपेंडेंट. कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट. देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटिव एंड नॉट एब्सोल्यूट. यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है अपना, ये किसके साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है,
ये वाला लाइन के साथ, ये वाला लाइन के साथ क्या है, रिलेट कर रहा है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर रिलेटिव, रिलेटिव मतलब फ्लेक्सिबल है, एंड नॉट एब्सोल्यूट मतलब फिक्स्ड चीज नहीं है। मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स क्या है, फिक्स्ड चीज नहीं है, जनरल स्टेटमेंट्स है, जनरल गाइडलाइंस है। मैनेजर्स लोग क्या कर सकता है, इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। समझ में आ रहा है सम्राट? These principles should be applied carefully according to the organizational needs and prevalent situations. तो यहाँ पे क्या है, हर मैनेजर लोग को क्या करना है, ये प्रिंसिपल्स को केयरफुली अप्लाई करना है। अगर जहां जरूरत नहीं है वहां पे भी आप क्या है, जबरदस्ती कोई चीज को लेके आ रहे हो, इससे कोई मतलब नहीं ना। मान लो अपने बहुत सारा प्रिंसिपल्स अभी पढ़ेंगे, एक प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन भी क्या एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, एक इंपॉर्टेंट क्या है, एक प्रिंसिपल है। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर केओस रहेगा तो क्या कोई भी लोग शांति से काम कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। मान लो मेरा ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन मैनर में काम कर रहा है, लेकिन मैनेजर लोग क्या है और डिसिप्लिन लेके आ रहे हैं और स्ट्रिक्ट तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उसका जरूरत है, जरूरत नहीं है। तो आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो नीड है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अपना प्रिंसिपल्स को यूज करना है, बेफालतू में कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं करो। समझ में आया? तो वही लिखा हुआ है, these principles should be applied carefully according to organizational needs and prevalent situation. सिचुएशन आपका जैसा है उस हिसाब से आप अपना प्रिंसिपल्स को यूज कर लो। दे आर कंटिंजेंट और डिपेंडेंट ऑन द प्रिवेलिंग सिचुएशन। ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है क्या है, डिपेंडेंट है, ये कंटिंजेंट है किसके ऊपर, प्रिवेलिंग सिचुएशन। प्रिवेलिंग मतलब क्या होता है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन जैसा चल रहा है उसके हिसाब से आपको क्या करना है, अलग अलग प्रिंसिपल्स को यूज करना है। ठीक है, अभी अपने पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे, टेंशन मत लो। फिर आ जाओ, क्या लिखा हुआ है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ये अपना ऑलरेडी हो चुका है, इसको काट दो। ये 2 पॉइंट लिखा गया है यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आओ इक्वल इंपॉर्टेंस में। इक्वल इंपॉर्टेंस में देखो क्या लिखा हुआ है, ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर इक्वली इंपॉर्टेंट है। आज मान लो अगर 10 प्रिंसिपल है, हम तुम लोगों को एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो अगर 10 प्रिंसिपल है तो अपने ये नहीं बोल सकते कि पहला 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट का 2 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बीच का गोली मार दो, देखेंगे ही नहीं अपने, अच्छा नहीं लग रहा है मेरे को, नहीं। सारा प्रिंसिपल्स क्या है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपना अपना नीड्स के हिसाब से, सिचुएशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजर्स है उन लोग उस प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं। तो वही है, all the principles of management are equally important. These principles may be used with equal efficiency by the managers. तो managers लोग क्या करते हैं, efficient manner में क्या करता है, अपने तरीके से principles को use करता है organization। ठीक है, कितना पॉइंट पढ़े इसका, 6 पॉइंट, 6 पॉइंट पढ़े आई गेस, है ना? क्योंकि एक तो कॉज एंड इफेक्ट वाला वापस से रिपीट हो गया था, उसका जरूरत नहीं है। तो पहला वाला पॉइंट बोलो क्या है, यूनिवर्सैलिटी। दूसरा डायनेमिज्म का दूसरा वर्ड फ्लेक्सिबल। थर्ड अपने क्या देखे, प्रिंसिपल्स, जो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है वो किसको इन्फ्लुएंस करता है, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। फिर अपने किसके बीच का रिलेशनशिप देखे, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। फिर कंटिंजेंट, कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट। और फिर आपने क्या देखे, क्या सारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है, हाँ सारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इक्वल इंपॉर्टेंस। ठीक है, चलो आ जाओ। अब अपने को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नीड। नीड किसका, अपना नहीं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। क्या लिखा हुआ है, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। बता, पढ़ लो अंदर का किसका, नहीं बुक में नहीं दी, समझो। मैंने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या जरूरत है, पर्पस तुम बोल सकता है, हाँ रिक्वायरमेंट भी बोल सकता है, लेकिन बुक में तुम लोग को नीड ही दी है तो उस तरीके से याद करो। टू इंक्रीज एफिशिएंसी में क्या लिखा हुआ है अपना देख लो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। तो बहुत सारा, अच्छा मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, ये जो कॉन्सेप्ट्स है, ये कौन बनाया, अपने लोग बनाए कि एक्सपर्ट्स लोग बनाए हैं, एक्सपर्ट्स लोग बनाए हैं। तो ये जो एक्सपर्ट्स है
उन लोग बहुत चीज फेस किए हैं, बहुत चीज ऑब्जर्व की है, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस में क्या है ये जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है वो बना हुआ है। ठीक है, एक बार वापस से देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड फ्रॉम द एक्सपीरियंसेस ऑफ वेरियस एक्सपर्ट्स। ठीक है, दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड, ये प्रिंसिपल्स अपने को क्या प्रोवाइड करता है, क्या देता है, अपने को क्या समझ में आता है इससे। दीज प्रिंसिपल्स प्रोवाइड नेसेसरी गाइडलाइंस टू मैनेजर्स। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल्स है ये अपने लिए कि मैनेजर्स के लिए, ये मैनेजर्स के लिए ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है मैनेजर्स को। क्या चीज का गाइडलाइंस? एज टू हाउ दे शुड फंक्शन इन डिफरेंट सिचुएशंस टू ऑब्टेन द बेस्ट रिजल्ट्स, ताकि अच्छा से अच्छा रिजल्ट इन लोगों को मिल जाए, जल्दी से जल्दी रिजल्ट इन लोगों को मिल जाए। तो अलग अलग सिचुएशन में इन लोगों को किस तरीके से अपना दिमाग को चलाना है, तो ये मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये इन लोगों को ये चीज सिखाता है। तो बेसिकली मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स को क्या है, गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है एज टू हाउ दे शुड फंक्शन इन डिफरेंट सिचुएशन, ताकि जल्दी से जल्दी इन लोगों को रिजल्ट्स मिल सके। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव मैनेजेरियल एफिशिएंसी। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इसके कारण क्या है, मैनेजर्स अच्छे से काम कर सकता है। देखो आज अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं होता तो मैनेजर क्या करता, हिट एंड ट्रायल, तुक्का, जय माता दी, जो होगा करके आएंगे, है ना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करता। वो वाला अगर अपने अप्लाई करते और अगर मान लो मेरा काम नहीं बन पाता तो मेरा समय भी बर्बाद और मेरा रिसोर्सेज भी बर्बाद। तो अब प्रिंसिपल्स आ गया तो प्रिंसिपल्स के मैंने बेसिस में क्या कर सकते हैं, इन लोग का टाइम बर्बाद नहीं होगा, इन लोग का बुद्धि बर्बाद नहीं होगा, इन लोग का एफर्ट बर्बाद नहीं होगा। तो इसीलिए लिखा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प्स टू इंप्रूव व्हाट, मैनेजेरियल एफिशिएंसी। इन लोग एफिशिएंट मैनर में क्या है काम कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स अवेलेबल है। These principles enable managers to solve problems in a methodical way without wasting time and effort in trial and error. तो इन लोग को यहाँ पे तुक्काबाजी में काम करने का जरूरत नहीं है, इन लोग क्या है अच्छे से एफिशिएंटली काम कर सकता है। With the help of these principles, managers can avoid certain mistakes. आज मान लो अगर इन लोग ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम करता तो क्या पता कुछ गलती हो जाता, लेकिन अब प्रिंसिपल्स है तो क्या है कुछ गलत होने, मैंने गलत हो सकता है लेकिन गलत होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है, बिकॉज उन लोगों को एक गाइडेंस मिल जाता है। आज देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि प्रिंसिपल्स को इन लोग चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है। मान लो पूरा ही चेंज कर दिया, आपने ज्यादा ही बुद्धि लगा लिया थोड़ा, तो गलत हो जाएगा वहां पे। लेकिन हर आदमी आज गोगा नहीं होगा ना, कोई कोई ज्यादा बुद्धि लगाता है। ये 10, अगर मान लो 10 मैनेजर 10 का 10 ही पूरा पलट दिया, वो पॉसिबल नहीं है। 10 में से एक गलती करेगा, 2 गलती करेगा, 8 सही होगा। यहाँ पे वही बोल रहे हैं, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हेल्प्स टू इंप्रूव द आर्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय सजेस्टिंग हाउ थिंग्स शुड बी डन टू गेट गुड रिजल्ट्स। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो है ये किसको इंप्रूव कर रहा है, मैनेजमेंट के आर्ट को, कला को क्या कर रहा है, इंप्रूव कर रहा है। बिकॉज जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली क्या करता है, सजेशन देता है मैनेजर्स को कि उन लोगों को किस तरीके से काम करना है ताकि इन लोगों का गोल्स अचीव हो जाए। ठीक है, तो अपने को ये वाला चीज बोला है पहला वाला पॉइंट में, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। देखो बहुत सारा बच्चा लोगों को क्या होता है ना, कंफ्यूजन होता है कि भाई ये इतना लिखा हुआ है तो पूरा का पूरा याद करना है क्या। देखो घुमा फिरा के अंदर में सेम ही चीज लिखा हुआ है। द थिंग इज तुम लोग को, लेकिन तुम लोग को अपना स्ट्रैटेजी लगा के, बुद्धि लगा के तुम लोग को वो सारा लाइंस लर्न करना है जो कि क्या है तुम लोग एग्जाम में लिख के आएगा। और ये नहीं कि अभी इतना बड़ा पैरा अगर है तो तुम लोग पहला 2-3 लाइन अच्छे से रट लिया और फिर सोचा बस ये लिख के आ जाएंगे, बाकी का तुम लोग रीड नहीं किया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट आपके केस में। क्यों? बिकॉज तुम लोग का एमसीक्यू आता है तो तुम लोग को कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए तुम लोग को रीडिंग तो पूरा ही करना पड़ेगा। लेकिन लर्न क्या है, तुम लोग अंदर का 3-4 लाइन लिख दो, मैंने लर्न कर लो ताकि वहां पे लिख सको तुम लोग, है ना। बिकॉज आज अगर मान लो तुम लोग के क्वेश्चन में आ रहा है नीड, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का आप नीड लिखो, 2 नंबर का ही आया, तुम लोग को 2 पॉइंट ही लिखना है। ये तो नहीं कि 2 नंबर के लिए तुम लोग 7-8 पॉइंट लिखेगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो तुम लोग अगर 2 पॉइंट भी लिखेगा ना, तुम लोग को दोनों पॉइंट के अंदर का भी कुछ लिखना पड़ेगा, उस पॉइंट को डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ये नहीं कि 2 मार्क्स के लिए तुम लोग सिर्फ ये लिख के आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तुम लोग उस हिसाब से क्या है लाइंस लर्न करना, ताकि क्या है तुम लोग उसको एग्जाम में लिख सको। लेकिन एमसीक्यू पर्पज से पूरा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो रीडिंग करना तो इम्पोर्टेंट, तुम लोग को अंदर के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए कि इस पॉइंट के अंदर में क्या लिखा हुआ है। चलो फिर क्या लिखा हुआ है, टू क्रिस्टलाइज
द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है वो देख लेते हैं। knowledge and understanding of the principles and concepts of management makes it easier to describe and analyze the true nature of management। इस लाइन का मतलब क्या है? मैनेजर्स लोग को क्या होना चाहिए? मैनेजर्स लोग क्या करता है बताओ तो? प्रिंसिपल्स को यूज करता है। तो अगर आज इन लोगों को प्रिंसिपल्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होगा, उसका अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होगा, तो क्या मैनेजमेंट का ट्रू नेचर इन लोगों को समझ में आएगा? इन लोगों को मैनेजमेंट का ट्रू नेचर ही नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे वही बोला है कि ताकि मैनेजर्स लोग को ट्रू नेचर समझ में आए, इसके लिए क्या होना चाहिए? इन लोग के पास नॉलेज होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। किस चीज का? प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स का। समझ में आया? तभी आपको महत्व समझ में आएगा कि हाँ देखो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स कितना इंपॉर्टेंट है, ये आपको असली रूप में क्या है काम देगा। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स, अगर प्रिंसिपल्स अवेलेबल होता ही नहीं, अगर अलग अलग एक्सपर्ट्स लोग प्रिंसिपल्स को बना ही नहीं पाते, तब क्या होता? It would not have been possible to develop a scientific and organized body of knowledge in management। अगर प्रिंसिपल्स ही नहीं होता तो मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट ही नहीं होता। अगर मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में क्या है? प्रिंसिपल्स ही तो लिखा हुआ है, अलग अलग उसी को तो डिस्क्राइब किया हुआ है, उसी के तो बारे में लिखा हुआ है। आज प्रिंसिपल्स ही नहीं होता तो मैनेजमेंट बोल के सब्जेक्ट ही नहीं होता, एमबीए नहीं होता, माइट भी। वो ठीक बोल रहा है। तो वही चीज है, सिंस प्रिंसिपल्स अवेलेबल है इसलिए मैनेजमेंट का नॉलेज अवेलेबल। 2 पॉइंट बताओ क्या अपने पढ़ क्या रहे? मेरा टॉपिक क्या है? नीड। किसका नीड? प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। पहला क्या था? टू इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा क्या है? टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। बढ़िया। थर्ड में आ जाओ, टू ट्रेन मैनेजर्स। टू ट्रेन मैनेजर्स में देखो क्या बोल रहा है अपने को। इन द एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल्स द ट्रेनिंग ऑफ मैनेजर्स डिपेंड्स अपॉन द ट्रायल एंड एरर मेथड। आज अगर प्रिंसिपल नहीं होता तो मैनेजर्स को अपने क्या सिखाते कि कैसे तुक्का मारना है? नहीं, है ना? मैनेजर अगर प्रिंसिपल नहीं होता तो मैनेजर्स क्या करता? तुक्का ही मारता, तुक्का मार मार के काम करता। तो वही चीज है। Formal methods of training managers in institutes and universities are possible only when there are fundamental principles and concepts। तो ये fundamental principles और concepts exist कर रहा है, इसीलिए क्या है बड़ा बड़ा institutions और managers लोगों को तरीके से सिखाया जा रहा है कि उस principles को कैसे आपको use करना है, उसके बारे में बताया जा रहा है। अगर ये नहीं होता principles तो मान लो management institutions भी नहीं होता, है ना? Principles of management provide a conceptual framework for scientific and systematic training and development of managers। तो इस लाइन का मतलब क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तुम लोग को एमसीक्यू में भी दे सकता है। एक बार वापस अपने रीड करते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क फॉर साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। इस लाइन का मतलब क्या है? कोई भी बोलो। कैसे अप्लाई करेगा जो चीज करेगा वो सिस्टमैटिक वे में जाएगा। यहाँ पे जैसे एग्जांपल अगर हम तुम लोगों को दे, मान लो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, तो अपने को कौन चाहिए? इंजीनियर चाहिए। आपने हायर कर लिया एमबीए को, चलेगा? नहीं चलेगा ना। तो वही बोल रहा मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है क्या है? कौन बोलता है? कॉन्सेप्चुअल मैनर में काम करो, साइंटिफिकली काम करो। अगर आपको मैनेजर्स को रखना भी है तो उनको क्या करो? उनका प्रॉपर टेस्ट लो। पहले उनको जब सिलेक्ट कर रहे हो उनका प्रॉपर तरीके से टेस्ट लो, है ना? उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट चाहो, उनको अलग अलग चीज सिखाओ। ये नहीं कि बस किसी को रखना है तो बस किसी को भी ले लिए। जैसे हम तुम लोग को भी एग्जांपल दिए, कंस्ट्रक्शन कंपनी में किसी एक आदमी का जरूरत है तो इंजीनियर के बजाय अपने एमबीए को भी रख ली कि ठीक है यार कर लेगा काम, सिखा देंगे, 2-3 चीज उसको बोल देंगे, दिखा देंगे कैसे करना है, कर लेगा। नहीं, दिस इज नॉट द राइट वे। वो काम बिगाड़ देगा आपका, वो कर ही नहीं पाएगा। तो इस वही अपने को मैनेजमेंट का प्रिंसिपल सिखा रहा है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से काम करो, सिस्टमैटिक मैनर में काम करो। समझ में आया? अगर किसी मैनेजर्स को रखना है तो उनको ट्रेनिंग दो, उनका डेवलपमेंट चाहो, उनको डेवलपमेंट करवाओ धीरे धीरे। तो वो सब चीज है, समझा? उसके बाद आओ, टू अटेन सोशल गोल्स। टू अटेन सोशल गोल्स, सोशल मतलब क्या बोल रहा है? सोसाइटी से रिलेटेड, है ना? Principles of management enables managers to make
ऑप्टिमम यूज ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। तो मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल है वो क्या सिखाता है, मैनेजर्स को बताता है कि भाई आपको अपने रिसोर्सेज को क्या करना है, ठीक तरीके से यूज करो, है ना, उसका मिस यूज नहीं कर रहा है, सब चीज को ऑप्टिमम मैनर में यूज करो। द सप्लाई ऑफ यहाँ पे क्वालिटी होगा, इसको ठीक कर लो, क्वांटिटी लिखा हुआ है, क्वालिटी होगा। द सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस इम्प्रूव्स सोशल वेलफेयर। वेलफेयर मतलब भलाई होता है, सोसाइटी का माने भलाई अपने कब इम्प्रूव कर सकते हैं, मैंने कैसे कर सकते हैं सोसाइटी का भलाई, जब अपने अच्छा क्वालिटी का गुड्स सप्लाई करेंगे कम से कम दाम। मैनेजर्स कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ पीपल so that individual objectives get translated into social attainments। देखो हर आदमी का इच्छा होता है, हर वर्कर जो काम कर रहा है उनका इच्छा होता है कि भाई मेरे को ज्यादा से ज्यादा सैलरी मिले, है ना, हर एम्प्लॉय का इच्छा होता है। सोसाइटी का भी तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होता है, सोसाइटी भी जाती है ना अपने को कम से कम दाम में सामान अच्छा से अच्छा मिले। तो आप अगर उनको खुश करोगे, ज्यादा अगर आप मान लो अच्छा क्वालिटी का सामान बना रहे हो, कम से कम दाम में दे रहे हो, तो डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ जाएगा मतलब क्या है, मेरा प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, सप्लाई बढ़ जाएगा, प्रॉफिट्स बढ़ जाएगा, तो ये जो इंडिविजुअल का ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या हो जाएगा, वो भी पूरा हो जाएगा। समझ में आया, तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं। तो मैनेजर्स इस तरीके से काम करवाता है ताकि वर्कर्स का भी अपना इच्छा पूरा हो जाए और लोगों का भी इच्छा पूरा हो जाए। efficient use of resources helps to improve the quality of life and progress of the society। भाई बोल रहे अगर आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करोगे तो सबका भलाई भलाई होगा। ऑल टाइप्स ऑफ वेस्ट इज रिड्यूस, मेरे को बोल रहा है कि वेस्ट क्या है अपने को कम से कम करना है, ठीक है ना। तो ये वाला तुम लोग लाइन अगर नहीं भी लिखेगा तो भी चलेगा, ये बहुत नॉर्मल सा चीज है, तो बचपन से तुम लोग पढ़ते आ रहे हैं, ईवीएस में नहीं तो किसी चीज में। उसके बाद देखो अपने को क्या बोल रहे हैं, टू क्लैरिफाई थिंकिंग। टू क्लैरिफाई थिंकिंग में क्या बोल रहे हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक द थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स क्लियरर एंड सिस्टमैटिक। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है इसके कारण क्या है, मैनेजर्स क्लियर मैनर में, सिस्टमैटिक मैनर में क्या है काम कर सकते हैं। जैसे अभी हम तुम लोग को बोले अगर मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स नहीं होता तब क्या होता, तुक्काबाजी होता। तो वहां पे उन लोग क्या क्लियर रहता, क्या उन लोग को पता, उन लोग के मन में डर रहता कि क्या पता काम कर तो रहे हैं लेकिन सक्सेसफुल हो नहीं हो। लेकिन प्रिंसिपल्स है तो इससे क्या है, उन लोग के मन में सेटिस्फाइड रहेगा, उन लोग का मन संतुष्ट रहेगा, वो लोग क्लियर रहेंगे कि हाँ भाई हम लोग क्या कर रहे हैं, तरीके से काम कर रहे हैं। तो वही चीज है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेक द थिंकिंग ऑफ मैनेजर्स क्लियरर एंड सिस्टमैटिक। तो जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है ये क्या करता है, मैनेजर्स का थिंकिंग को क्लियर बनाता है। A new manager can understand the nature of management with the help of these principles। तो कोई नया मैनेजर अगर आ रहा है तो उन लोगों को क्या है, उसको बता देंगे, उसको भी पता ही होगा प्रिंसिपल्स, तो वो अपना प्रिंसिपल्स को क्या है क्लियरली यूज कर सकता है, राइट। तो वही है, अ न्यू मैनेजर कैन अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट वाला चीज को समझ सकता है किसकी मदद से, प्रिंसिपल्स के मदद से, बिकॉज आज वो मैनेजर बना है उसको भी प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा ही, तो मैनेजमेंट को अच्छे से समझ पाएगा बिकॉज उसको प्रिंसिपल्स का अंडरस्टैंडिंग है। टू स्प्रेड नॉलेज, टू स्प्रेड नॉलेज में मेरे को क्या बोल रहा है, देखो मेरा बात सुनो। टू स्प्रेड नॉलेज, मैनेजमेंट क्या एक नॉलेज है, इसके अंदर प्रिंसिपल्स है, कॉन्सेप्ट्स है। आज अगर अपने एमबीए करने जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, वो नॉलेज जो उनके पास है वही तो अपने को बता रहे हैं। तो इस नॉलेज को क्या है, ऐसा नहीं कि नॉलेज मेरे पास है तो मेरे पास ही रहेगा, ऐसा नहीं, ये अपने बांट सकते हैं, है ना। आज तुम लोग मान लो कि इंस्टीट्यूट है, आज अपने वहां गए पढ़ने के लिए, अपने एमबीए कर लिए पूरा, अपने को पूरा नॉलेज मिल गया, अब अपने क्या है वो नॉलेज बांट सकते हैं, किसी और को अपना ट्यूशन सेंटर खोल लिए नॉलेज बांट रहे हैं, राइट। तो भाई ये नॉलेज को अपने स्प्रेड कर सकते हैं। Principles of management are useful in spreading managerial knowledge through teaching। तो टीचिंग के हेल्प से क्या कर सकते हैं, जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है इसको अपने स्प्रेड कर सकते हैं। These principles constitute an organized body of knowledge which is taught in management institutions and business schools। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये बेसिकली क्या है, ये नॉलेज है ना। इसको कहाँ सिखाया जाता है, बिजनेस स्कूल्स में सिखाया जाता है, जो इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहां सिखाते हैं वहां के लोग। मैनेजमेंट एजुकेशन हैव मेड रैपिड प्रोग्रेस
ड्यू टू मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स अवेलेबल है, इसी के कारण क्या है, मैनेजमेंट का पढ़ाई जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा। उसके बाद टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर, टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर में क्या लिखा है, तो बेसिकली जो मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स है ना, वो मैनेजर्स लोग को गाइड करता है कि आपको किस हिसाब से कैसा सिचुएशन में बिहेव करना है। तो यहाँ पे वही लिखा है, टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिस्क्राइब व्हाट वन शुड डू टू मैनेज थिंग्स इन अ गिवन सिचुएशन। तो बेसिकली मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है, ये मैनेजर्स लोग को बताता है कि आपको क्या करना चाहिए कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। These principles attempt to prescribe and evaluate the behavior of managers। तो ये behaviors बताता है कि मैनेजर्स लोगों को सिखाता है कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है, बस सिंपल सा बात। तो कितना पॉइंट पढ़े आपने? 6-7 पॉइंट पढ़ लिए। पहला क्या था बताओ मेरे को? नीड, किसका? नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो पहला क्या है? टू इंक्रीज एफिशिएंट, मैनेजर्स लोग एफिशिएंटली काम कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। दूसरा क्या पढ़े अपने? टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का अगर प्रिंसिपल्स का नॉलेज ही नहीं है तो क्या उनको ट्रू नेचर समझ में आएगा? नहीं, उनको ट्रू नेचर समझ में नहीं आएगा। इसीलिए तो ये क्या, मैनेजमेंट को जो प्रिंसिपल्स है अगर इसका नॉलेज है मैनेजर्स लोगों को, तो ये चीज क्या हो गई, वर्ड क्या हो गया, क्रिस्टलाइज, है ना। उन लोग क्या करेंगे, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अच्छे से समझ पाएंगे, वो क्रिस्टल क्लियर रहेगा उन लोगों के दिमाग में। तो वही चीज है, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड क्या पढ़े? टू ट्रेन मैनेजर्स, मैनेजर्स लोगों को क्या सिखाया जाता है कि प्रिंसिपल्स को कैसे यूज करना है अलग अलग सिचुएशंस में। तो वही है, टू ट्रेन मैनेजर्स। फिर टू अटेन सोशल गोल्स, क्या है? टू अटेन सोशल गोल्स। उसके बाद टू क्लैरिफाई थिंकिंग, फिर टू स्प्रेड नॉलेज, और फिर क्या है, टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर। ऐसा लग रहा है ऐसी काम ही नहीं कर रहा है। ये प्रिंसिपल्स दे रखा है ना इन लोग, कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तुम लोगों को एमसीक्यू पूछता है यहाँ से, केस बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। चलो, टेलर्स प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब टेलर एक आदमी था जो अपना प्रिंसिपल निकाल रखा है, वो प्रिंसिपल्स के बारे में अपने को लर्न करना है। तुम लोगों को कोई भी प्रिंसिपल उठा के दे देगा 2 नंबर के लिए, 4 नंबर के लिए, वो तुम लोगों को लिखना पड़ेगा। आओ देखिए कौन था ये टेलर। नॉर्मल से चीजें पर देख लो। FW टेलर, ये कौन था? एक अमेरिकन। FW टेलर, एन अमेरिकन, laid the foundations of management as a science consisting of fundamental principles। तो ये क्या है, कुछ प्रिंसिपल्स निकाला था। जैसे साइंस का अपना प्रिंसिपल्स होता है, वैसे मैनेजमेंट का भी अपना प्रिंसिपल्स है, जो ये बंदा बनाया है, कुछ प्रिंसिपल्स अपना देके चला गया। He was the first expert, तो ये एक्सपर्ट था, पहला एक्सपर्ट था, to suggest the use of scientific methods of measurement and study for solving managerial problem। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको तुक्के से सॉल्व नहीं करना है, आप उसका साइंटिफिक तरीका ढूंढो, मेथड्स ढूंढो, अपने को तरीके से काम करना है। इसीलिए क्या है, वो कुछ रूल्स, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स निकाल के गया। ठीक है। Therefore, जैसे कि अगर मान लो चांद में अपने को रॉकेट छोड़ना है, तो रॉकेट ये नहीं जय माता दी करके छोड़ दिए बस कि पहुंच जाएगा, पहुंचेगा पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा वापस आ जाएगा, ऐसे नहीं। साइंटिफिकली काम करो, देखो कि हाँ भाई मेरा काम हो जाए, वही चीज है। Therefore, Taylor is known as the father of scientific management। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलर को क्या है, टेलर को किस नाम से पहचाना जाता है? फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये क्या था, ये फर्स्ट एक्सपर्ट था जो सजेस्ट किया कि भाई अपने को साइंटिफिक मेथड्स को निकालना है अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। समझ में आया? क्या नाम है इसका? FW टेलर। ये कौन है? एक अमेरिकन। और टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ठीक। अब साइंटिफिक मैनेजमेंट का भी FW टेलर एक अलग से डेफिनेशन दे रखा है, देख लो क्या है, बहुत डेफिनेशन निकाल के गया है ये। Scientific management is the art of knowing exactly what you want you are meant to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way।
तो FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन निकाल के गया है। वो बोल रहा है साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है, ये कला है, क्या चीज का, ऑफ नोइंग एग्जैक्टली, कि मैनेजर्स को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, वॉट यू वॉन्ट योर मेंट टू डू, कि भाई आपको क्या काम करवाना है। अगर मैनेजर ही क्लियर नहीं रहेगा तो वर्कर से क्या काम करवाएगा वो। तो यहाँ पे FW टेलर बोल रहा है कि मैनेजर्स को पता होना चाहिए कि आपको आपके आदमी से क्या करवाना है। और सिर्फ आज मान लो मेरे को पता है कि मेरे को मेरा आदमी से क्या काम करवाना है, हम उसको बोल दिए और छोड़ दिए, क्या ऐसा होगा? क्या इतना अच्छा एम्प्लॉय लोग दुनिया में एग्जिस्ट करता है? नहीं। मेरे को क्या करना पड़ेगा, सुपरवाइज करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि बेस्ट से बेस्ट तरीके से उन लोग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिसोर्सेज ज्यादा बर्बाद तो नहीं कर रहा है, टाइम ज्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहा है, तोड़ा फोड़ी तो नहीं मचा रहा है। तो ये सब चीज मेरे को देखना पड़ेगा। एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट। मेरे को ये भी देखना है कि वो लोग बेस्ट तरीका से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ज्यादा बर्बादी तो नहीं कर रहा है। तो FW टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट का क्या डेफिनेशन बोला, एक बार मेरे साथ बोलो। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट, क्या चीज का, ऑफ नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सीइंग दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। साहस, ठीक है। अब कुछ प्रिंसिपल्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम लोग को देखना पड़ेगा। एक और आएगा, ये तो मेरे हिसाब से कितना प्रिंसिपल दिया है, 6-7 प्रिंसिपल दिया है। हाँ 6-7 प्रिंसिपल है इसका। दूसरा ऑथर आएगा वो 14 प्रिंसिपल देके गया है, 14 प्रिंसिपल, एक एक प्रिंसिपल तुम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। हेनरी फेयोल तो ये क्या है ना, ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर का नाम ही है, तो प्रिंसिपल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझा। तो ये तुम लोग का शॉर्ट नोट आ जाता है, मेन प्रॉब्लम वो है। आओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस तो समझ में आ गया होगा तुम लोगों को क्या है। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या है, हिट एंड ट्रायल। बोल रहा है हिट एंड ट्रायल बेसिस में, ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम नहीं करना है, साइंटिफिकली काम करो। समझ में आया? तो वही चीज है। आज मान लो हम बनाते हैं एक महीना में 10,000 पीस शर्ट, दूसरा महीना सोचे 1 लाख पीस शर्ट बना देंगे। अरे बोलने से थोड़ी ना कुछ हो जाएगा भाई, साइंटिफिकली सोचो, बन पाएगा क्या? अल्टीमेटली तो इंसान ही है, मशीन्स भी क्या है थोड़े ना। अगर 2 घंटा चल सकता है तो उसको 5 घंटा चला दे, क्या मशीन फट जाएगा? 1 घंटा में वो जितना, मैंने एक दिन में वो जितना चल सकता है उतना ही तो चलेगा ना। मशीन है तो मतलब कुछ भी करोगे क्या तुम लोग? तो वही बोल रहे हैं। तो अपने को तुक्काबाजी में काम नहीं करना है, साइंटिफिकली काम करना है, ऑब्जेक्टिव स्टडी करना है, हर चीज के बारे में सोच समझ के काम करना है। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में क्या बोल रहा है, ईच एंड एवरी जॉब एंड द मेथड ऑफ डूइंग इट शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस रादर देन ऑन ट्रायल एंड एरर। तो जो भी काम करना है और जो भी तरीका है उसको करने का, वो अपने को साइंटिफिकली सोचना है, तुक्काबाजी में काम अपने को नहीं करना है, ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम नहीं करना है। द टास्क टू बी परफॉर्म्ड शुड बी साइंटिफिकली प्लान। आज मेरे को लग रहा है कि हम लास्ट ईयर 5 लाख का प्रॉफिट कमा लिए थे, हम इस साल क्या सोचेंगे कि भाई मेरा प्रॉफिट 6 लाख हो जाए, ज्यादा से ज्यादा डबल हो जाए। लेकिन हम थोड़ी ना सोच सकते 1 करोड़ मेरा प्रॉफिट हो जाए, दिस इज नॉट पॉसिबल ना। तो आपको क्या है, साइंटिफिकली प्लान करना है, अपने हिस्ट्री को देखो, अपने पास्ट को देखो, उस हिसाब से प्लानिंग करो। द मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड वर्किंग कंडीशंस शुड बी स्टैंडर्डाइज, मतलब हर चीज क्या होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, अच्छे ग्रेड का होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। आज हम बेकार रॉ मटेरियल ले आए, एकदम सस्ता, एकदम सड़ा हुआ, और हम सोचेंगे कि भाई हम अच्छा क्वालिटी का गुड्स बनाए, तो क्या ये हो सकता है क्या? अरे आपका जो बेस चीज है वही तो आप बेकार ले आए हो, तो कैसे हो सकता है? आज मान लो बच्चा को हम ABCD सिखाए नहीं और हम बोले IPS ऑफिसर बनेगा, ये तो बेवकूफ वाला बात है, मतलब कुछ भी बोल रहे हैं हम। तो वही चीज है ये। The amount of work to be done should be decided through objective study। तो वही चीज है जो भी हम तुम लोग को बोले कि मैं हम 10,000 पीस शर्ट बनाते हैं, लेकिन हम सोचे कि हम 1 लाख पीस शर्ट बना लेंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। 10,000 पीस शर्ट बना लेते, 10,000 पीस शर्ट बनाते थे, मेरे को ठीक है थोड़ा और इम्प्रूव करने का मन है, 12,000 पीस शर्ट बना लेंगे, 13,000 पीस शर्ट बना लेंगे। प्रोडक्शन इंक्रीज कर रहा है, थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, मटेरियल्स भी चाहिए, रिसोर्सेज सब चाहिए, वो मैनेज हो जाएगा। लेकिन अपने सोचेंगे मेरा प्रोडक्शन पूरा 3 टाइम्स बढ़ जाए,
तो वो बहुत कम पॉसिबल होता है। ठीक है, तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, साइंस मतलब वही है, साइंटिफिकली काम करना है। रूल ऑफ थंब मतलब क्या था, ट्रायल एंड एरर बेसिस में काम नहीं करना, इसलिए लिखा है साइंस नॉट रूल ऑफ। दूसरा डिस्कार्ड नहीं, देखो हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में मेरे को क्या बोला है, देयर शुड बी हेल्दी कोऑपरेशन बिटवीन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज। आज एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में पीस रहना चाहिए, शांति रहना चाहिए। ये नहीं कि एम्प्लॉयर को गुस्सा आया दो चमेटा लगा दिया, एम्प्लॉय को गुस्सा आया वो उसके ऊपर जूता फेंक दिया, ऐसा होगा तो भाई फिर कैसे होगा, है ना। तो उनके बीच में क्या है, हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए, दोनों को क्या है एडजस्ट करते हुए एक दूसरे को अपना समझते हुए चल रहा है, तभी काम बन पाएगा। टेलर, टेलर मतलब कौन, ये एफडब्ल्यू टेलर अमेरिकन जो था, टेलर advocated a complete mental resolution on the part of both management and workers। बोल रहा है कि भाई आपको क्या है अच्छे से, ज्यादा एटीट्यूड एक दूसरे को नहीं दिखाना है, शांति से क्या है मिलजुल के काम करो। मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट एन इनलाइटेंड एटीट्यूड एंड शेयर द गेन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी विद वर्कर्स। यहाँ पे वही बोल रहा है कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, नहीं कि मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है तो भाई एकदम दादा बन गया मैनेजर कि नहीं हम तो जो बोलेंगे तुमको करना ही पड़ेगा। अरे हाँ पता है वर्कर को वही करना है, लेकिन भाई तरीका होता है ना, आप समझा रहे हो बता रहे हो डांट रहे हो, उसका भी तरीका होता है। तो ठीक तरीके से काम करना है, ये नहीं कि ऐसा डांटे कि दोबारा वो आया ही नहीं, ऐसे नहीं करना है। और जो भी प्रोडक्ट मैंने जो भी गेन्स आपको हो रहा है, फायदा हो रहा है, प्रॉफिट्स हो रहा है, कुछ एक पार्ट अपने को क्या है वर्कर्स लोग के संग भी शेयर करना चाहिए ताकि वो लोग भी खुश रहे। वर्कर्स ऑन देयर पार्ट शुड वर्क विथ डिसिप्लिन एंड लॉयल्टी। तो पहला वाला पॉइंट में तो अपने को बोल दिया कि मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, और यहाँ पे वर्कर्स के बारे में बोला है कि वर्कर्स का अगर हम लोग साइड देखें तो उन लोगों को क्या है डिसिप्लिन मैनर में काम करना है, लॉयल मैनर में काम करना है। आज वर्कर बोला कि भाई ठीक है, वो मैंने उसका जो सुपीरियर है वो उसको समझा के गया है, तो वर्कर अभी बोल रहा है कि नहीं भाई वो जो हम तो डिसिप्लिन मैनर में काम नहीं करेंगे, जो उसको उखाड़ना है उखाड़ ले, ऐसे नहीं होगा। मैनेजर को भी ठीक तरीके से रहना पड़ेगा, एम्प्लॉइज को भी ठीक तरीके से रहना पड़ेगा। तो दो प्रिंसिपल अभी तक अपने पढ़े हैं, क्या था पहला वाला साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, दूसरा क्या था हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। झगड़ा झमेला नहीं चाहिए, एटीट्यूड वगैरह फालतू चीज नहीं चाहिए, हार्मनी मतलब पीस, हार्मनी मतलब पीस, शांति से भाई सब कोई अपना अपना काम करो। थर्ड, डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखो अपने को क्या बोल रहा है, आज मान लो इतना सारा काम होता है, क्या एक ही बंदा सारा काम कर लेगा क्या, नहीं ना। तो वही बोल रहा है बड़ा सा काम को क्या है छोटे छोटे कामों में बांट दो, वर्क को डिवाइड कर दो, अलग अलग लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो, तो वही चीज है। टेलर सजेस्टेड सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम ऑपरेशनल वर्क। बोल रहा है प्लानिंग कोई और करेगा, प्लानिंग को एग्जीक्यूट कोई और करेगा। मैनेजमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी, वर्कर्स क्या करेंगे, ऑपरेशनल काम करेंगे। आज मैनेजमेंट ही प्लानिंग पे कर ले काम भी कर ले, ये चीज नहीं हो सकता, काम ही नहीं हो पाएगा कभी, राइट। वही नॉर्मल सी बात है, आज हम लोग क्या सारा सोचते हम 1B 2B 3B बीकॉम भी CA भी MBA भी, क्या हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं क्या, नहीं पढ़ा सकते हैं ना, ऑफ कोर्स। तो वही चीज है, मैनेजमेंट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन प्लानिंग। मैनेजमेंट को क्या करना है, प्लानिंग के ऊपर फोकस देना है। प्लानिंग क्या चीज का, द जॉब ऑफ वर्कर्स, कि भाई किसको किसको क्या काम देना है, कैसे काम करवाना है, ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे बढ़ाना है। एंड वर्कर्स शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ वर्क। तो मैनेजमेंट को किस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई कौन से वर्कर को किस हिसाब का काम देना है ना। और वर्कर्स को किस चीज में कॉन्सेंट्रेट करना है कि जो उन लोगों को काम दिया गया है वो अपने को ठीक से करना है, राइट। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। चलो तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं, अगर आपको वर्कर लोगों को रखना है तो आप उसका सिलेक्शन साइंटिफिक तरीके से करो, ट्रेनिंग वगैरह लो, उनका इंटरव्यू वगैरह लो, देखो उन लोगों को क्या पता है क्या नहीं पता है, थोड़ा आइडिया लग जाएगा आपको। उनको ट्रेनिंग दो। आज अपने कोई भी कंपनी में अगर काम करने जाएंगे तो पहले अपने को 2-4 महीना 6 महीना ट्रेनिंग दिया जाता है
अपने को समझ में आता है हाँ कि भाई वहां पे कैसे काम हो रहा है, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग तरीके से काम हो रहा है। मेरे को क्या पता कि हम जिस कंपनी में जा रहे हैं वहाँ क्या प्रोसीजर फॉलो होता हो, तो मेरे को वो लोग सिखाएगा। उसके बाद क्या है, हम अच्छा अगर काम करेंगे तो वो लोग क्या करेगा, मेरा डेवलपमेंट मतलब मेरा प्रमोशन वगैरह करेगा, तो इससे क्या होगा, मेरा डेवलपमेंट होगा। तो ये सारा कुछ स्टेजेस होता है। तो यहाँ पे वही लिखा है, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। वर्कर्स शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। तो यहाँ पे वही बोल रहे हैं कि भाई मेरे को क्या है ना, फाइनेंस के लिए आदमी चाहिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट मेरा आदमी का कमी पड़ गया है, हम रख लिए इंजीनियर को, तो नहीं होगा ना भाई। तो अकाउंटेंट ही रखना पड़ेगा मेरे को फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए, तो अकाउंटेंट चाहिए, तो अकाउंटेंट को लेके आओ आप लोग, कि कोई भी आ रहा है उसको रख लिए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो वही लिखा हुआ है, वर्कर शुड बी सिलेक्टेड एंड ट्रेन्ड कीपिंग इन व्यू द जॉब रिक्वायरमेंट्स। आप देखो आपका जॉब का क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से अपने वर्कर्स को सिलेक्ट करो और फिर उनको ट्रेनिंग दो। ईच एंड एवरी वर्कर शुड बी इनकरेज्ड टू डेवलप हिज फुल पोटेंशियल। हर एक वर्क मैनेजर्स लोग को क्या करना चाहिए, हर एक वर्कर्स को मोटिवेट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए कि भाई आप अपना पूरा का पूरा पूरा अच्छे से अच्छे मेहनत यहाँ पे लगा दो। चलो, स्टैंडर्डाइजेशन, व्हाट डू मीन बाय स्टैंडर्डाइजेशन, अच्छा ग्रेड का यूज करना है अपने को सारा चीज, राइट, अच्छा क्वालिटी का सारा चीज यूज करना है अपने को। आज अगर मान लो कहीं पे 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना है, तो वहां पे 50,000 इन्वेस्ट करेंगे, तो क्या काम बनेगा मेरा, नहीं बनेगा ना। तो जितना जो लगाना है, जितना जो जिस क्वालिटी का मेरे को मशीनरीज चाहिए, जैसे लोगों का मेरे को रिक्वायरमेंट है, जैसा टूल्स चाहिए, वो सारा चीज मेरे को लाना ही पड़ेगा, राइट। तो वही है, द टूल्स, equipment, work methods and working conditions must be standardized so as to improve efficiency and quality। मेरा working conditions भी क्या है, अच्छा होना चाहिए। हम ऐसा जगह में उसको काम करवा रहे हैं जहाँ पे उनको चोट लग सकता है, या जहाँ पे उनको एक अच्छा वाइब नहीं आ रहा है, बहुत डल डल सा लग रहा है। आज अपने कहीं भी जाते हैं, मान लो ज्यादा जहाँ पे ज्यादा लाइटिंग नहीं होता, तो अपने बोलते हैं ना यार कितना वियर्ड जगह है, उतना अच्छा नहीं लग रहा है, दोबारा अपने को वहां पे जाने का मन नहीं करता है। पर जहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग अच्छा होता है, जो प्रॉपर क्लीन होता है वो जगह, तो अपने को क्या अच्छा लगता है। तो वर्कर्स को भी क्या है, अच्छा जगह चाहिए। अच्छा जगह मतलब ये नहीं कि 5 स्टार होटल चाहिए, वैसा जगह नहीं, प्रॉपर एक जगह होना चाहिए जहाँ पे वो लोग शांति से काम कर सके, एफिशिएंट मैनर में काम कर सके। तो वही है, वही बड़ा प्रॉपर ग्रेड का होना चाहिए सारा चीज, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब वो हो गया। मेंटल रिवोल्यूशन में क्या बोल रहा है अपने को, देखो, टेलर suggested a basic change in the attitudes on the part of both employers and employees। देखो दोनों के एटीट्यूड होता है, एम्प्लॉयर सोचता है कि एम्प्लॉय क्या है, काम नहीं करना चाहता, चोर है, ठीक है ना, काम से जी चुरा रहा है अपना। एम्प्लॉय क्या सोचता है कि भाई मेरा एम्प्लॉयर मेरे को खटा रहा है, खुद बैठे बैठे कुर्सी में आराम से एप्पल खा रहा है। ऐसा नहीं, आपको एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई आज मेरे को काम मिल रहा है मेरा बॉस के कारण, वो मेरे को काम दे रहा है, मेरा घर चला रहा है, तो मेरे को क्या है, उसको रिस्पेक्ट देना है। और मैनेजर्स को, बॉस को भी ये सोचना चाहिए कि वो बंदा मेरे लिए काम कर रहा है ना। वो ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स को, उसका भी एक पार्ट है कि वो भी उसके कारण ही मेरा ऑर्गेनाइजेशन का गोल्स अचीव हो पा रहा है। वो नहीं हो पाता तो क्या पता प्रॉब्लम हो जाता, राइट। तो वही चीज है, दोनों को क्या है, अपना एटीट्यूड को चेंज करना पड़ेगा, मिलजुल के रहना पड़ेगा। तो ये वाला पॉइंट मेरे को जहां तक लगता है, ये वाला पॉइंट के साथ रिलेट कर रहा है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। बिकॉज देखो यहाँ पे भी यही बोला है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में क्या है ना, हेल्दी कोऑपरेशन होना चाहिए। तो काइंड ऑफ मेरे को ऐसा लगता है कि उसके संग रिलेट कर रहा है। तो टेलर suggested a basic change in attitude on the part of both employer and employees। employees must treat employer as their father figure and well wisher। तो भाई एम्प्लॉय को क्या है, वही समझना चाहिए कि वो मेरे से बड़ा है, मेरा सुपीरियर है, मेरे को उसका इज्जत करना है, मेरे को वो मेरे को जैसा काम बोल रहे हैं मेरे को वो चीज करना है। तो चलो, प्रिंसिपल्स अपने क्या देखे। पहला प्रिंसिपल क्या था, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। नॉट रूल ऑफ थंब मतलब क्या बोल रहे हैं भाई, ट्रायल एंड एरर बेसिस पे काम नहीं करना, साइंटिफिकली काम करना है। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, झगड़ा झमेला नहीं चाहिए, सब कोई मिलजुल के अच्छे से पीसफुली काम करो। थर्ड क्या था, डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम एक ही आदमी नहीं कर सकता, काम को क्या है, बांट दो। प्लानिंग कोई और करेगा, ऑपरेशनल काम कोई और करेगा। फिर क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। ये तीनों वर्ड याद करो। सबसे पहले तो वर्कर का क्या होगा, सिलेक्शन होगा, फिर उसको ट्रेनिंग दिया जाएगा, फिर उसका डेवलपमेंट होगा। तो वही बोलो, साइंटिफिक सिलेक्शन
ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। उसके बाद मेरा सारा रिसोर्सेज क्या होना चाहिए, अच्छे ग्रेड का होना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन। उसके बाद क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। किसको चेंजेस लेके आने हैं अपने एटीट्यूड में, दोनों को, एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉइज को। समझ में आया? इतना डाउट है तो पूछो। आपने सबसे पहले क्या देखे थे आज, कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर नेचर किसका, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का। तो सबसे पहला पॉइंट क्या था अपना, यूनिवर्सैलिटी। दूसरा क्या था अपना, डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड क्या था, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। उसके बाद क्या था, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। एक बार बिना देखे ये चारों पॉइंट बोलो, तुम लोग ट्राई करो लर्न करने का। यूनिवर्सैलिटी, दूसरा क्या था, डायनामिज्म और फ्लेक्सिबिलिटी, इन्फ्लुएंसिंग द ह्यूमन बिहेवियर, इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन बिहेवियर। फोर्थ क्या था अपना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसके बाद अपने लास्ट का तीन क्या देखे, कंटिंजेंट मतलब डिपेंडेंट है, फिर इक्वल इंपॉर्टेंस। लास्ट का तीन नहीं, सॉरी लास्ट का दो, कंटिंजेंट एंड इक्वल इंपॉर्टेंस। सारा का सारा प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो इक्वली इंपॉर्टेंट है। इक्वल एफिशिएंसी के साथ मैनेजर्स लोग क्या है, सारे प्रिंसिपल्स को यूज करता है। नीड में आ जाओ, नीड फॉर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहला नीड क्या था, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा क्या है, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। वापिस से बोलो, पहला वाला पॉइंट क्या था, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। उसके बाद टू ट्रेन मैनेजर्स, है ना, मैनेजमेंट मैनेजर्स लोगों को क्या ट्रेनिंग मिलता है, टू ट्रेन मैनेजर्स। फिर टू अटेन सोशल गोल्स। ये चारों पॉइंट बोलो पहले मेरे साथ। पहला क्या था, टू इंक्रीज एफिशिएंसी। दूसरा, टू क्रिस्टलाइज द ट्रू नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थर्ड क्या था अपना, टू ट्रेन मैनेजर्स। फिर टू अटेन सोशल गोल्स। उसके बाद लास्ट का तीन क्या है, टू क्लैरिफाई थिंकिंग। मैनेजर्स लोग मैंने जो थिंकिंग है वो और क्लियर हो जाता है ना मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के कारण। तो क्या है, टू क्लैरिफाई थिंकिंग। फिर टू स्प्रेड नॉलेज, मैनेजमेंट को जो पढ़ाई है इसका नॉलेज अपने बांट सकते हैं। फिर टू इवैल्यूएट मैनेजरियल बिहेवियर। तो बेसिकली मैनेजमेंट का जो प्रिंसिपल्स है ये मैनेजर्स लोगों को बताता है कि अलग अलग सिचुएशन में आपको किस हिसाब से बिहेव करना है। टेलर्स प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका पूरा नाम क्या था, FW। FW का क्या मतलब है वो यहाँ पे पूछ बोला नहीं है, तुम लोग को पूछेगा भी। तो टेलर का वैसे क्या नाम बता रखा है, FW टेलर। ये कौन था, एन अमेरिकन। ये क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स को लेके आया। He was the first expert to suggest the use of what, scientific methods of measurement and study for solving managerial problems। कि भाई आप साइंटिफिकली देखो समझो, उसके बाद प्रिंसिपल्स को अप्लाई करो। Therefore, टेलर को क्या बोला जाता है, टेलर इज नोन एज द, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है, टेलर इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। चलो, FW टेलर क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन दे रखा है। क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग एग्जैक्टली what you want your men to do and then seeing that they do it in the best and cheapest way। फिर प्रिंसिपल्स में आपने क्या क्या देखे, पहला वाला बताओ, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। अच्छा, कितना प्रिंसिपल्स है जो ये दे रखा है FW टेलर, 7 प्रिंसिपल्स। एक बार वापस से, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। दूसरा क्या है, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। थर्ड, डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर क्या है, साइंटिफिक सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। फिर मेंटल रिवॉल्यूशन, मेंटल रिवॉल्यूशन। उसके बाद देखो क्या क्या है अपना, स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन में प्रॉपर ग्रेड में अपने को क्या है, सारा काम स्टार्ट करना है। तो हेनरी फ्योल्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है ये स्टार्ट करें। हेनरी फ्योल क्या है, ये भी एक बंदा था, ये भी एक एक्सपर्ट था जो अपना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स, जो अपना मैनेजमेंट का प्रिंसिपल्स देके गया है। और ये कितना प्रिंसिपल देके गया है,
14 प्रिंसिपल, ये 1 नंबर का चोर है, पता है ये। ऊपर है एफडब्ल्यू टेलर जो था, ये पहला साइंटिस्ट था, मतलब पहला एक्सपर्ट था जो ये प्रिंसिपल देके गया है। देखो ये क्या देके गया है, डिविजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देखो चोरी कर लिया, डिविजन ऑफ वर्क, और दूसरा दे दिया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी का 1 पॉइंट को यहाँ पे 2 पॉइंट बना दिया, इसलिए हेनरी फ्योल 1 नंबर का चोर है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसका 14 प्रिंसिपल है, स्टार्ट नहीं करते हैं, नेक्स्ट डे अपने स्टार्ट करेंगे। तो आज अपने यहीं तक रहने देते हैं, रिकॉर्डिंग हम एंड कर रहे हैं।